रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साथ जो है 4 स्टूडेंट बैठे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। इस क्लास हमारी छोटी है, दिन ब दिन कम होती जा रही है, लेकिन चलें ठीक है, हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। और एक इस वीडियो में जो हम में 2 बातें हम पढ़ रहे हैं। एक ये कि मनी वैल्यू क्या होती है और रियल वैल्यू क्या होती है। देखें, एक लफ्ज़ लिखा हुआ है मनी वैल्यूज़ और एक लफ्ज़ है रियल डेटा, रियल वैल्यूज़। आपको पता है कि जीडीपी क्या होता है? इसका मतलब हुआ कि एक साल में जितनी भी गुड्स बनती हैं उनकी वैल्यू को जीडीपी कहते हैं। बयान थोड़ा सा देखें, एक साल में लेट सपोज आसानी करने के लिए मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में 2022 में 2020 में सिर्फ 5 चीज़ें बनी हैं, 5 कारें बनी हैं या 5 कोई भी गुड्स बनी है और हर एक की कीमत 100 रुपये थी, तो पाकिस्तान की जीडीपी कितनी हो गई? 500। ये है क्वांटिटी और ये है प्राइस। मुल्क में जितनी भी चीज़ें बनी होती हैं उनको उनकी मार्केट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये जीडीपी आ गई। ये सिंपल करने के लिए सिर्फ एक चीज़ ली है मैंने। मुल्क में गाड़ियाँ, आलू, प्याज, टमाटर, फ़ोन, टीवी, एसी, पता नहीं क्या कुछ बनता है, सब की वैल्यू को इकट्ठा करते हैं तो जीडीपी होती है, ठीक है। नेक्स्ट ईयर 5 चीज़ें बनी हैं लेकिन प्राइस ज़्यादा हो गई है। अब जीडीपी कितनी हो गई? 600। क्या इससे लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज हुआ? क्योंकि जीडीपी इंक्रीज हो गई, हुई कि नहीं? आप बताएं। क्योंकि जीडीपी हायर लिविंग स्टैंडर्ड को करता है। जीडीपी तब इंक्रीज होती है जब ज़्यादा गुड्स कोई कंज्यूम करता है। गुड्स तो पहले भी 5 बनी थी और अब भी 5 है, सिर्फ प्राइस ज़्यादा हुई है। प्राइस ज़्यादा होने से तो लिविंग स्टैंडर्ड नहीं बढ़ता। जीडीपी इंक्रीज हुई है। ये जो जीडीपी इंक्रीज हुई है ये करंट प्राइसेस में ली गई है, यानी उस वक्त जो मौजूदा कीमत थी ना उसको करंट प्राइसेस पर मेजर किया गया है। यानी जब जीडीपी कैलकुलेट कर रहे थे तो उसको करंट प्राइस पे हमने लिया था। इसलिए ये जो डेटा है इसे कहते हैं मनी जीडीपी या नॉमिनल जीडीपी। मनी जीडीपी वो होती है या मनी वैल्यू वो होती है जिसमें इन्फ्लेशन का इफेक्ट मौजूद होता है। इन्फ्लेशन का जो उनसर होता है, इन्फ्लेशन का जो इफेक्ट होता है वो उस वैल्यू के अंदर मौजूद होता है। कितनी थी? 600। आपने क्या करना था, वो जो इन्फ्लेशन की जो वैल्यू होती है उसको माइनस करना, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लें तो रियल वैल्यू आ जाती है। रियल वैल्यू वो होती है जिसमें से कि इन्फ्लेशन के इफेक्ट को माइनस किया गया होता है। रियल वैल्यू वो होती है जिसमें इन्फ्लेशन के इफेक्ट को माइनस किया गया होता है। अब कैसे करते हैं? फर्ज करें कि ये 600 है। रियल वैल्यू मालूम करने के लिए जो फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं, रियल वैल्यू इज इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय CPI इन बेस ईयर और CPI इन करंट ईयर। ये इसका फार्मूला है। मतलब रियल वैल्यू कितनी थी आपने मालूम करनी है। रियल वैल्यू तो उसमें 600 आपकी नॉमिनल वैल्यू थी। CPI बेस ईयर में हमेशा 100 होता है और करंट ईयर में 120, यानी 20% महंगाई हुई है इस अरसे के दौरान। अगर आप इसको मालूम करेंगे 600 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 120, 600 मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइडेड बाय 120, तो ये बन जाएगा 500। तो इन्फ्लेशन का इफेक्ट क्या हो गया? माइनस हो गया इसमें से। तो हमें रियल वैल्यू वो होती है जिसमें से इन्फ्लेशन के इफेक्ट को माइनस किया गया होता है। चलें ऐसा करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। ये एक वैल्यू है 900।
ये है नॉमिनल वैल्यू या मनी वैल्यू, ये है मनी वैल्यू। और इस दौरान 30% इन्फ्लेशन हो गई है। रियल वैल्यू क्या होगी, ज़रा अपनी अपनी कैलकुलेशन करें आप लोग, रियल वैल्यू क्या होगी ज़रा मालूम करें। मैं उस वक्त तक इस वीडियो को पॉज करता हूँ और फिर आपने देख लिया कि एक अगर 6000 कोई मनी वैल्यू है, 6000 एक मनी वैल्यू है और इस ड्यूरिंग दैट पीरियड 25% इन्फ्लेशन हुई है, 25% इन्फ्लेशन हुई है, तो ये है CPI इन बेस ईयर जो न्यूमरेटर में ऊपर लिख रहा हूँ मैं, और डिनोमिनेटर में 125 तब लिख रहा हूँ कि 25% इन्फ्लेशन हुई है, और जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 4800 आ जाएगा। ये इसकी रियल वैल्यू है, ठीक है। तो यही बात आपकी बुक में भी लिखी हुई है कि वर्कर की वेज जो है वो इन रियल टर्म वो $6000 नहीं है बल्कि एक्चुअली 4800 है। तो ये एक टॉपिक हमने आज पढ़ा जिसका नाम था द डिफरेंस बिटवीन मनी वैल्यू एंड द रियल वैल्यू, रियल डेटा में क्या फ़र्क होता है। दैट वाज टॉपिक नंबर 20.6। मेरा ख्याल है कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा, मैंने एक्सप्लेन कर ली। अब 20.7 एक और टॉपिक करते हैं, क्यों इन्फ्लेशन होती है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। ना हो ना इन्फ्लेशन, देखिए गवर्नमेंट्स नहीं चाहती कि इन्फ्लेशन हो, गवर्नमेंट का तो ऑब्जेक्टिव होता है कि लो एंड स्टेबल इन्फ्लेशन हो, यानी हो तो सही लेकिन बहुत थोड़ी, 1% 2% बस। फिर को क्यों हो जाती है, कौन करता है, बेसिकली आप लोग करते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन गवर्नमेंट्स नहीं करते, गवर्नमेंट तो चाहती है कम हो। क्यों इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाती है, चीज़ें कम और डिमांड ज़्यादा। जब चीज़ें मुल्क में कम बने और डिमांड ज़्यादा हो तो प्राइसेस तो महंगी होंगी। वही भैंस है, वही ज़मीन है, भैंस भी 5 लीटर दूध देती है और उसने भी 40 मन गंदम ही देनी है, ज़मीन ने वो उतने ही दे रही है, चीज़ें उतनी बन रही हैं जो पिछले साल बनी थी। पॉपुलेशन पता चला जनाब 50 लाख और बच्चे हो गए हैं, 50 लाख और ज़्यादा हो गई, तो डिमांड इज़ हाई, डिमांड ज़्यादा है, चीज़ें कम है। भैंस को कहो भाई तुम 7 लीटर दिया करो, वो कहती है मुझे खाना अच्छा खिलाओ। ज़मीन को कहो तुम ज़्यादा गंदम दो, हमारे बच्चे ज़्यादा हो गए, वो कह रहे हैं प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करने के मेथड यूज़ करो। और गवर्नमेंट को प्रोडक्टिविटी की फ़िक्र ही नहीं है, उनको तो कोई और चीज़ की फ़िक्र है। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करने के लिए पॉलिसीज़ चाहिए, सप्लाई साइड पॉलिसीज़ चाहिए, गवर्नमेंट उनको इम्प्लीमेंट ही नहीं करती, उसके लिए पैसा चाहिए, टाइम चाहिए, कमिटमेंट चाहिए। वो गवर्नमेंट की है नहीं, उनकी प्रायोरिटीज़ हैं कि इधर से पैसा लो, उधर से पैसा लेके इधर उधर कर लो। तो इस तरह जो है, तो एक वजह जो है वो है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, यानी रिसोर्सेज कम है और डिमांड ज़्यादा है, इसको कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन को मैं डायग्राम में बताता हूँ, ये वाला है डायग्राम में इस तरह से बताता हूँ। देखिए डिमांड पुल इन्फ्लेशन यानी डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। मैं पहले यहाँ से बताता हूँ, आप लोगों को यहाँ ड्रॉ करके बताता हूँ। देखिए ये है एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड, और ये है एग्रीगेट सप्लाई। बेशक आप स्ट्रेट लाइन बना लें, अगर आप इसको समझते हैं कि ये नहीं है तो स्ट्रेट बना लें। वैसे इकोनॉमिक्स में ये चीज़ें कर्व का पार्ट होती हैं, बहुत बड़े सर्कल का एक छोटा सा हिस्सा होता है, इतना सा, इसलिए हम ये बनाते हैं, ठीक है, इसलिए कर्व बनाते हैं, वरना आप स्ट्रेट बना सकते हैं। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, ये है मेरे पास प्राइस लेवल्स, और ये है GDP Y, ये है GDP। अब अगर सप्लाई उतनी ही है, डिमांड इंक्रीज हो जाए, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाए, तो उसे कहेंगे हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब पहले इक्विलिब्रियम E था, अब इक्विलिब्रियम E से E1 चला गया, जिसकी वजह से प्राइस लेवल इंक्रीज हो गए। पहले प्राइस थी 100 की, अब हो गई 120, चीज़ें महंगी हो रही हैं। दिस टाइप ऑफ इन्फ्लेशन इज नोन एज डिमांड पुल इन्फ्लेशन।
ठीक है, डिमांड राइट साइड को गया है और इट इज़ कॉल्ड गुड इन्फ्लेशन। ये ऐसी इन्फ्लेशन है जो अच्छी है, इसलिए अच्छी है कि इन्फ्लेशन तो हुई है लेकिन साथ जीडीपी भी ज़्यादा हो गई है, और जब जीडीपी ज़्यादा होती है तो उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाती है। तो इट इज़, अगर ये बहुत ज़्यादा ना हो तो दिस इज़ गुड इन्फ्लेशन, गुड इन्फ्लेशन। मैं इस वीडियो को पॉज करता हूँ और आपको कहता हूँ आप बना के मुझे दें। अच्छा, अब तक हम ये बात कर चुके हैं कि एक है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, आपने इसका डायग्राम बना के दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छा बनाया। अब पढ़ते कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का डायग्राम बनाता हूँ और आपको समझाता हूँ। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन ये होता है, यह है मेरे पास एग्रीगेट डिमांड, यह है एग्रीगेट सप्लाई और यह है प्राइस लेवल। लेट्स सपोज 100 है, मैं इसको प्राइस लेवल को 100 कहता हूँ, और ये है वाई जीडीपी। डिमांड नहीं ज़्यादा हो रही, कॉस्ट महंगी हो रही है, जिसकी वजह से सप्लाई कर लेफ्ट की तरफ चला जाएगा। एएस एग्रीगेट सप्लाई कर लेफ्ट की तरफ गया, जिससे पहले इक्विलिब्रियम ई पे था, अब E1 पे चला जाएगा, और उसकी वजह से प्राइस क्या हो जाएगी, 120 हो जाएगी और जीडीपी कम हो जाएगी। इसको कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। राफे, ये क्यों होती है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन? क्यों होती है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, क्यों होती है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन महंगे होता है, उसकी वजह से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होती है। जो बुक में आपने देखा कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का ये डायग्राम था। ओरिजिनल इक्विलिब्रियम जो है वो ये ग्रीन वाला एग्रीगेट डिमांड है और ये ब्लू वाला एग्रीगेट सप्लाई है। पहले पी था, जब ये सप्लाई का लेफ्ट की तरफ गया है तो प्राइस ऊपर चली गई है। इसको कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या चीज़ होती है? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन यानी इन्फ्लेशन कॉज्ड बाय इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसको कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, जब आप चीज़ महंगी बनती है। और डिमांड पुल इन्फ्लेशन ये होती है कि इन्फ्लेशन कॉज्ड बाय इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड नॉट मैच बाय इक्विवेलेंट इंक्रीज इन एग्रीगेट सप्लाई। सप्लाई उतनी ही रहे और डिमांड ज़्यादा हो तो उसको डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसकी कॉजेज जो है हमने देखी। एक लोग हैं, एक इकोनॉमिस्ट का एक ग्रुप है, उन्हें कहते हैं मोनेट्रिस्ट। मिल्टन फ्रीडमैन उनका हेड है, यानी उसका ये ख्याल है कि इन्फ्लेशन न जब भी होती है वो ज़्यादा मनी सप्लाई करने की वजह से होती है। एक तीसरी रीज़न है वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन, लेकिन उसका जो सोच है वो ये कह रहा है कि गवर्नमेंट अगर ज़्यादा नोट छाप दे, ज़्यादा सप्लाई कर दे मनी, तो इन्फ्लेशन हो जाती है। इन्फ्लेशन इज़ ऑलवेज कॉज्ड बाय एक्सेसिव मनी सप्लाई, मनी सप्लाई ज़्यादा कर दें, क्योंकि लोग कहते हैं ना बस मनी छापते रहो जी, मसले हल हो जाएंगे, सबके पास नोट आएंगे, मसला हल हो जाएगा, तो उससे इन्फ्लेशन हो जाएगी। यानी आप ज़्यादा मनी से कुछ बाय नहीं कर सकेंगे, आप ज़्यादा नोट देकर उतनी ही चीज़ ले सकेंगे। इसको इन्फ्लेशन कहते हैं। क्या मॉनेटरिस्ट कह रहे हैं, इकोनॉमिस्ट हु कंसीडर दैट इन्फ्लेशन इज कॉज्ड बाय एन एक्सेसिव ग्रोथ इन मनी सप्लाई। जब आप ज़्यादा मनी सप्लाई करते हैं तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन होती है। ये एक और रीज़न है जो कि हमने देखी, जो कि मॉनेटरिस्ट कहते हैं। मॉनेटरिस्ट कहते हैं एक और रीज़न है, यहाँ पर लिखा हुआ है मॉनेटरिस्ट का। मॉनेटरिस्ट आर्ग्यू दैट की कॉज ऑफ हायर एग्रीगेट डिमांड इज इंक्रीज इन द मनी सप्लाई। मनी सप्लाई ज़्यादा करेंगे, लोगों के पास ज़्यादा पैसे आते हैं, जिससे कि डिमांड होती है। सही है ना, दैट इज़ कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड। अच्छा, अब यूँ करते हैं कि आपने एक जी, तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि आपने सब लोगों ने अच्छे डायग्राम बनाए डिमांड पुल इन्फ्लेशन के और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के। अब हम एक और वीडियो बनाते हैं, इसको ज़रा मैं पॉज करता हूँ ताकि जो चीज़ें ज़्यादा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर दफ़ा ही ये तकरीबन एग्ज़ाम में आ रहा होता है कि इन्फ्लेशन से क्या कंसिक्वेंसेस होते हैं, क्या उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं। ठीक है, क्या उसके कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन का मतलब ये है कि क्या नुकसान होते हैं, और फिर आगे जाकर हम पढ़ेंगे कि इन्फ्लेशन के कुछ ना कुछ एडवांटेज भी होते हैं, बेनिफिट भी होते हैं। वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखते हैं। फिर तकरीबन ये जो आखिरी टॉपिक होगा इसका, और फिर हम एक एक्सटेंशन, बस इसका फिर आखिरी टॉपिक है, तो नेक्स्ट वीडियो को देखते हैं।